हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं संतोष कुमार और आज हम देखने वाले हैं अपने 12th क्लास के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, बेसिकली ये हम लोगों का पार्ट 9 रहने वाला है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, जनन का वैल्यू क्या होता है। ओके, तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देख रखा था कि जो भी जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, तो उसमें कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जनन से पहले कुछ घटनाएं होती हैं, उसके बाद जनन के दौरान, निषेचन के दौरान कुछ घटनाएं होती है और निषेचन के बाद कुछ घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली निषेचन से पहले कौन सी घटनाएं होती हैं, आज हम लोग को उसी के बारे में देखना है। यानी कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है निषेचन पूर्व घटनाएं। ठीक है, कि निषेचन के पहले ऐसी कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जनन के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है यही कि आखिर जो निषेचन पूर्ण घटनाएं होती हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं होती हैं, वो होती क्या है बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निषेचन पूर्व घटनाएं लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। यानी कि जो भी निषेचन पूर्व घटनाएं होती हैं वो लैंगिक जनन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, वो लैंगिक जनन में बहुत ही ज़्यादा एक अहम रोल निभाती है। ओके, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि ये घटनाएं निषेचन से पहले होती हैं और नए जीव के निर्माण के लिए आवश्यक आधार तैयार करती हैं। ये जितनी भी घटनाएं होती हैं ये सभी निषेचन के पहले होती हैं और बेसिकली निषेचन की ये नींव तैयार करती है, निषेचन के लिए ये आधार बेस तैयार करती है। ठीक है, जितनी भी प्रकार की वैसी सारी चीज़ें जो कि निषेचन में आगे को चलकर यूज आएंगी, निषेचन के दौरान यूज आएंगी, उसके लिए पहले निर्माण करना होगा। ओके, घर बनाने से पहले पहले ईंट बनाना पड़ेगा। ठीक, तो उसी प्रकार से निषेचन करने से पहले निषेचन के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है, उन सभी चीज़ों का निर्माण की प्रक्रिया को ही हम निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि निषेचन पूर्व जो घटना होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, युग्मक निर्माण, युग्मक जनन होता है, युग्मक का निर्माण होता है, जिससे हम लोग इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे युग्मक जनन मीन्स क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है कि युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो बेसिकली ये हमारे वो प्रोसेस होता है जिसमें नर और मादा दोनों का अपने अपने स्तर पर, अपने अपने लेवल पे निर्माण होता है। उसी का हम लोग युग्मक युग्मक जनन कहते हैं, यानी गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ओके, यानी कि नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, जनन की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि युग्मक अगुणित, ठीक है, यानी कि हॉप्लाइड हॉप्लाइड कोशिकाएं, हॉप्लाइड कोशिकाएं हैं जो लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, जो युग्मक हमारी होती है वो एक प्रकार का अगुणित होती है और ये लैंगिक जनन के लिए काफ़ी आवश्यक है। अगुणित होना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि गुणित हो जाएगी तो फिर गुणित होने के लिए कुछ रहा ही नहीं जाएगा, अगुणित रह जाएगी। दोनों कोशिकाएं, नर की जनन कोशिका और मादा की जनन कोशिका यदि अगुणित होगी तो फिर वो दोनों कोलैप्स करके दोनों गुणित होकर गुणित कोशिका का निर्माण बनेंगे। ठीक है, निर्माण करेंगे। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि विभिन्न जीवों में युग्मक जनन की प्रक्रिया और पुरुष और युग्मकों की संरचना में विभिन्नता हो सकती है। अलग अलग जीवों में ये युग्मक निर्माण की जो प्रक्रिया हो सकती है, उन लोगों का जो आकार हो सकता है, जो युग्मकों का शेप हो सकता है, वो अलग अलग हो सकता है। ओके, किसी जीव में किसी प्रकार का हो सकता है और किसी जीव में किसी अलग प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया उसके आधार पर हम लोगों ने कुछ डिवाइड किया है, जैसे कि समयुग्मकी क्या होता है, समयुग्मक हम किसे कहते हैं। तो कुछ शैवालों में नर और मादा युग्मक एक जैसे दिखाई देते हैं और इनकी एक रूपता के कारण इन्हें समयुग्मकी कहते हैं। देखिए हम लोगों में तो बेसिकली मनुष्यों में क्या होता है, मनुष्यों में शुक्राणु ऐसा होता है। ओके, ऐसा उसका पूंछ होता है और यहाँ पे अंडाणु ऐसा होता है। ठीक है, बड़ा वाला अंडाणु होता है, ये नहीं ऐसा गोल होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर तो डिफरेंस समझ में आता है कि हाँ कौन नर युग्मक है और कौन मादा युग्मक, क्लियरली बेसिकली समझ में आ जाएगा। बट कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें समझ में ही नहीं आता है कि कौन नर युग्मक है और कौन मादा युग्मक है। वो देखने में लगभग एक समान होते हैं, एक रूपता होती है, जिसके कारण हम उन लोगों को क्या कह देते हैं, समयुग्मकी कहते हैं। यानी कि समान युग्मक, जो समान लगभग देखने में समान दिखाई देते हैं, उन्हें समयुग्मकी कह दिया जाता है। ठीक है, आगे इसमें दिया गया है कि इन युग्मकों को नर या मादा के रूप में श्रेणीबद्ध करना कठिन होता है। बेसिकली हम उनको डिवाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन नर युग्मक है कौन मादा युग्मक है, क्योंकि दोनों तो देखने में सेम लगते हैं। ठीक है, क्योंकि वे आकार और संरचना में समान।
क्योंकि वो देखने में, आकार में, साइज में और देखने में उनके आकार के अनुसार वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए हम लोग उन लोगों को समयुग्मकी कह देते हैं। तो बेसिकली याद रहे कि समयुग्मकी क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो आप इन दोनों को इसमें ऐड कर सकते हैं कि दोनों को ऐसे अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों का आकार और संरचना क्या होता है, सेम। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है विषम युग्मकी के बारे में। तो ऑब्वियसली इसका अपोजिट होगा, यानी कि अधिकांश लैंगिक जनन करने वाले जीव विषम युग्मकी का निर्माण करते हैं, जिसमें नर और मादा युग्मक आकार संरचना में भिन्न होते हैं, जैसे कि मनुष्यों में। ओके, दोनों के जो अंडाणु और जो शुक्राणु होते हैं वो अलग अलग होते हैं, आकार में भी अलग अलग होते हैं और संरचना में भी अलग अलग होते हैं। तो इन लोगों को हम लोग विषम युग्मकी कहते हैं। ठीक है, आगे इसी प्रकार से जो आता है, तो ये यदि आप युग्मक को लेंगे तो आप युग्मक को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है हमारा नर युग्मक और दूसरा हो सकता है हमारा मादा युग्मक। ठीक है, तो नर युग्मक बेसिकली क्या होता है, तो नर युग्मक को या तो आप शुक्राणु कह लीजिए, या फिर एक और वर्ड है, शुक्राणु बहुत ज्यादा फेमस है स्पर्म, लेकिन एक वो और वर्ड है पुमुडु। ओके, जो पुमुडु होता है या फिर शुक्राणु होता है कि नर युग्मक इसके रूप में जाने जाते हैं, आप उसे पुमुडु कह दीजिए या फिर शुक्राणु कह दीजिए। ठीक है, ये हमारे नर युग्मक होते हैं। ये छोटे, गतिशील और तैरने योग्य होते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है कि ये आकार में छोटे होते हैं, ओके, गतिशील होते हैं और वो तैर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे तैर कर जा सकते हैं। ठीक है, जो हमारा मादा युग्मक होता है, तो मादा युग्मक अंड या डिम्ब इसे कहते हैं, ओके, के रूप में जाने जाते हैं। ये बड़े, अचल और पोषक तत्वों से भरे होते हैं। ये क्या होते हैं, ये कंपेरेटिवली इनके साइज से थोड़ा सा ये बड़े होते हैं। ओके, ये अचल होते हैं, यानी कि ये चल नहीं सकते हैं, लेकिन इनमें पोषक तत्व भरे रहते हैं। ठीक है, ताकि इसको हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि जब शुक्राणु इसमें जाएगा तो उसको पोषण की आवश्यकता होगी, तो वो यहाँ पे उपलब्ध कराएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है कि जो लैंगिक जनन होता है और युग्मकों का संयोजन होता है, उसके बारे में हम लोग देखें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का संयोजन होता है। बेसिकली लैंगिक जनन को हम लोग देख चुके हैं कि इसमें जब तक संलयन नहीं होगा तब तक नए जीव का निर्माण नहीं। ठीक है, और जब ये दोनों संलयन करते हैं तो इससे हम लोगों को क्या होता है कि युग्मनज निर्माण होता है, यानी कि जाइगोट का निर्माण। ठीक है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे, मैंने आपको पहले भी बता रखा था, उससे युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, यह संयोजन विभिन्न समष्टियों के युग्मकों के बीच होता है, और ये इस प्रकार का जो संयोजन होता है विभिन्न प्रकार की समष्टियों, विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां होती है, विभिन्न प्रकार के जो जंतुएं होते हैं उन लोगों के बीच में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया है कि युग्मनज होता क्या है, तो युग्मनज का डिफिनेशन ये हो सकता है कि युग्मनज एक द्विगुणित कोशिका होती है। ओके, ऑब्वियसली जिसमें एक में मेल और फीमेल, ओके, जब दोनों का युग्मक मिलेंगे तो आपका युग्मनज बनेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें मेल के भी कुछ गुण होंगे और फीमेल के भी कुछ गुण होंगे, तो यानी कि आधा आधा यदि आप पूरा मिला देंगे तो इसको क्या हो जाएगा, द्विगुणित। ये एक गुणित, जब दोनों मिल गए तो यहाँ पर ये द्विगुणित। समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार से ये हमारा द्विगुणित कोशिका के रूप में जाना जाता है, जो नर और मादा युग्मकों के संयोजन से बनता है। मैंने जैसा अभी बताया, मेल और फीमेल के संयोजन से ये बनता है। यह कोशिका नए जीव के विकास की शुरुआत करती है, और ये जो हमारी कोशिका होती है, जो ये नई कोशिका बनी हुई है, ये एक नए जीव के रूप में यही क्या होती है, बन जाती है और नए जीव का निर्माण कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि स्वतः निषेचन क्या होता है। तो स्वतः निषेचन, हालांकि कुछ जीवों में एक ही प्रजाति के भीतर स्वतः निषेचन भी संभव है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही प्रकार के जीव हैं और एक ही प्रकार के जीव खुद में ही निषेचन की प्रक्रिया, प्रोसेस को पूरा कर ले रहे हैं, जिन्हें हम स्वतः निषेचन कहते हैं। ओके, इस प्रक्रिया में एक ही जीव दोनों युग्मकों का निर्माण करता है और उनके बीच संयोजन होता है। यानी कि इस प्रक्रिया में क्या होता है ना, इस प्रक्रिया में दो जीव की जरूरत नहीं होती है, एक ही जीव क्या करता है, कोई भी एक जीव, उसमें दोनों प्रकार के युग्मक, हालांकि युग्मक जरूरी है, दो जीव जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों युग्मक होना जरूरी है। यानी कि एक ही जीव में नर युग्मक भी बन जाता है और एक ही जीव में मादा युग्मक भी बन जाता है, और दोनों का जब संलयन हो जाता है तो केवल अकेले ही एक ही जीव के थ्रू नए जीव का निर्माण हो जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि कुछ जीव एक लिंगी होते हैं, ओके, और कुछ द्विलिंगी पादप होते हैं। मतलब जीवों में भी एक लिंगी द्विलिंगी होते हैं और पादपों में होते हैं। तो बेसिकली अभी हम लोगों को पादप में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखें कि एक लिंगी और द्विलिंगी पादप क्या होते हैं। तो पादपों में जनन संरचनाओं के आधार पर
उन्हें दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक लिंगी और द्विलिंगी। यानी कि उनमें जो जनन का प्रोसेस होता है उसके आधार पर कौन एक मतलब खुद से ही निषेचन की प्रक्रिया कर रहा है और किसको दो डबल मतलब दो पौधों के दो पुष्पों की आवश्यकता है, उसके आधार पर हम लोगों ने पादपों को दो भागों में बांट रखा है। ओके, एक को कहते हैं एक लिंगी। तो एक लिंगी बेसिकली क्या होता है, जब नर और मादा जनन संरचनाएं अलग अलग पादपों पर पाई जाती है तो उसे एक लिंगी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पादप होते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे फूलों पे ऐसा देख रखा होगा कि एक पर अलग से परागकण होगा, परागकोश होगा, और अलग फूल में उससे कहीं अलग फूल में स्त्रीकाग्र होगा। जिस लाइक आप लोगों ने कद्दू वगैरह देखा होगा, तो कद्दू में आप देखेंगे कि फूल जो होता है दो टाइप का होता है, उसमें एक होता है परागकोश वाला फूल और एक होता है वर्तिकाग्र वाला फूल। दोनों फूल सेपरेट सेपरेट होते हैं, तो आप उन्हें एक लिंगी पादप कह सकते हैं। या फिर आप इसको भी समझ सकते हैं, खजूर के पेड़ को भी समझ सकते हैं। खजूर के पेड़ में अलग पेड़ पर वो होता है फूल लगता है और अलग पेड़ पर फल लगता है। मतलब अलग पेड़ पर किसी किसी पेड़ पर सिर्फ फूल लगता है और किसी किसी पेड़ पर फूल नहीं लगता। ओके, या फिर आप ताड़ ताड़ के पेड़ या फिर जो हाँ ताड़ के पेड़ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या होता है ना, अलग पेड़ में उसका वो ताड़ का फल लगता है और अलग पेड़ में उसका वो फूल लगता है। वो ऐसे मतलब उसमें फल नहीं लगता है, सिर्फ फूल लगता है। समझ आ रहा है? तो उस तरह के पादपों को हम कहते हैं एक लिंगी पादप। आप इसमें एग्जाम्पल मैंने जो बताया उसको नोट कर सकते हैं, जस्ट लाइक ताड़ का पेड़ हो गया, फिर खजूर का पेड़। ठीक, यहाँ पे द्विलिंगी पादप क्या होता है, तो द्विलिंगी पादप, और हाँ यहाँ पे उदाहरण दिया भी है जैसे कि पपीता और खजूर एक लिंगी पादप के उदाहरण। द्विलिंगी पादप क्या होता है, तो पादप में जब एक ही पादप पर नर और मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं तो उसे द्विलिंगी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे पादप होते हैं जिनमें एक ही पुष्प पर, एक ही पेड़ पर दोनों प्रकार के वो होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक पाए जाते हैं। यानी कि परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों एक ही पेड़ पर पाए जाते हैं या फिर एक ही फूल में पाए जाते हैं, तो उन्हें हम लोग द्विलिंगी कहते हैं। जस्ट लाइक आप सरसों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, या फिर बहुत सारे ऐसे फूल हैं, गुलाब के फूल में भी दोनों एक ही में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण के लिए कुछ पुष्पीय पादप जैसे कि नारियल और कुकुरबिट में नर और मादा पुष्प एक ही पादप में होते हैं, तो ये सभी द्विलिंगी पादप होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हालांकि समझाने के लिए यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पे बीच में वर्तिकाग्र है और साइड साइड में परागकण है। ओके, तो यदि इस टाइप का कोई फूल रहेगा तो वो हमारा द्विलिंगी होगा। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर सेपरेट सिर्फ हमारा वर्तिकाग्र ही है, यहाँ पे वर्तिकाग्र ही है और यहाँ पे सिर्फ परागकण ही। ठीक है, तो अगर इस टाइप से रहेगा तो हमारा एक लिंगी पादप कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम लोगों को पढ़ना है प्राणियों में युग्मक जनन, कि प्राणियों में आखिर युग्मक जनन का प्रोसेस क्या होता है। तो हालांकि ये प्रोसेस जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राणियों में भी क्या होता है ना। प्राणियों में कुछ एक लिंगी प्राणी होते हैं और कुछ द्विलिंगी प्राणी होते हैं। सबसे पहले द्विलिंगी प्राणी को देखते हैं कि द्विलिंगी प्राणी क्या होते हैं। तो कुछ प्राणियों में नर और मादा जनन अंग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, ऐसे प्राणी द्विलिंगी प्राणी कहलाते हैं। ओके, कुछ प्राणी जो होते हैं ना उनमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं, तो वैसे प्राणी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि केचुआ, केचुआ में एक्चुअली में केचुआ में एक ही केचुआ में दोनों प्रकार के ये नर जनन तंत्र भी पाए जाते हैं और मादा जनन तंत्र भी पाए जाते हैं। यानी कि एक ही केचुआ में दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण हो जाता है और वो निषेचन कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए डबल दो जीवों के होने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, यहाँ पे स्पंज भी लिखा हुआ है, टेपवर्म और जोंक भी इसी प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके अपने जनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। बट यहाँ पे एक लिंगी प्राणी क्या होते हैं, तो अन्य प्राणियों में नर और मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं ऑब्वियसली, जैसे कि हम लोगों में या फिर जानवर वगैरह में ओके प्राणियों में पाए जाते हैं, जिसे एक लिंगी प्राणी कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए तिलचट्टा हो सकता है या फिर मनुष्य हो सकता है या फिर गाय वगैरह, जो भी आप लिखना चाहें आपको पता है। ओके, आप लोगों ने ये चीज़ें समझ रखी हैं। देखिए इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि इस प्रकार युग्मक जनन और युग्मकों का स्थानांतरण निषेचन से पहले ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस तरह से हम यदि देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हम लोगों को पहले से पता रहेगी, तो ये सारी चीज़ें निषेचन से पहले डिसाइड होती है कि हाँ युग्मक को मिलना है या नहीं मिलना है, युग्मक एक ही शरीर में निर्माण होगा या नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जनन से निषेचन से पूर्व की घटना है।
ओके, इसलिए ये सारी प्रक्रियाएं इसमें ऐड होती है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। आगे दिया है परागण के बारे में कि आखिर परागण क्या होता है। तो परागण एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है ना, आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि जो भी फूल होता है तो फूल के सेंटर में एक वर्तिकाग्र होता है। ओके, फूल के सेंटर में एक वर्तिकाग्र होता है और चारों तरफ ऐसे परागकण के ये जो होते हैं तंतु होते हैं, पराग तंतु वो ऐसे निकले रहते हैं और उसके ऊपर परागकोश होता है। ठीक है, परागकोश में परागकण रहते हैं और जब ये फट जाते हैं तो या तो ये खुद से उड़कर इसके वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, या फिर कोई कीड़े, जैसे कि ये हो सकता है मधुमक्खी फूल पे बैठी, परागकण उसके शरीर पे चिपक गया और वो उड़कर गई और उसने वर्तिकाग्र पर टच किया, फिर परागकण उसके ऊपर आ गए। ओके, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रकार से जो निषेचन हुआ, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण का। ठीक है, तो परागण का यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है कि परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण नर पुष्प के परागकोश से मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। बेसिकली यदि आप पेड़ में देखेंगे तो पेड़ में आपको दो टाइप की चीजें मिलेंगी। ओके, जिस प्रकार से मनुष्य में होता है एक नर युग्मक, मादा युग्मक, उसी प्रकार से जो पेड़ों में जो नर युग्मक होता है वो हमारा होता है परागकण। परागकण होता है। देखिए ध्यान से देखिए, ये परागण प्रोसेस का नाम परागण है, बट जो कण है वो हमारा परागकण है। ठीक है, और जो उसमें होती है वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र होती है। तो जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है तब निषेचन की प्रक्रिया होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे परागण का डिफिनेशन भी दिया हुआ है कि परागकण का डिफिनेशन, परागकण नर पुष्प के परागकोश में बनते हैं और इसमें नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, जो परागकोश होते हैं उसमें हमारे परागकण बनते हैं और बेसिकली वो हमारा क्या होता है, नर युग्मक होता है फूल। ठीक है, वर्तिकाग्र का डिफिनेशन दिया है कि वर्तिकाग्र मानव पुष्प का वह भाग होता है जहाँ परागकण पहुंचते हैं। ओके, यानी कि जो मादा पुष्प होता है उसका वो भाग होता है जहाँ पर परागकण पहुंच जाते हैं। ठीक है, और निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब निषेचन में देखिए क्या होता है, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद वो अंडाशय तक पहुंचते हैं और अंडाणु को निषेचित करते हैं। यानी कि यदि आप पुष्प के पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो परागकण होते हैं, परागकण जब वर्तिकाग्र पे जाते हैं तो यहाँ से वो अंकुरित होकर अंडाशय से जाके निषेचन कर लेते हैं और यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग को देखना है कि निषेचन, जो ये निषेचन की प्रक्रिया होती है पादपों में, वो किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया है, फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक यानी कि स्पर्म मादा युग्मक को निषेचित करता है। ओके, निषेचन वह प्रक्रिया होती है जो कि जो हमारा नर युग्मक होता है वो मादा युग्मक को क्या कर देता है, निषेचित कर देता है। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगला इसमें दिया हुआ है कि परागकण का अंकुरण। सबसे पहले इसमें क्या होता है, निषेचन के लिए परागकण अंकुरित होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, जो हमारा वर्तिकाग्र, मैंने जो आपको अभी बताया कि जो हमारा वर्तिकाग्र होता है वहाँ पे जब जो हमारा परागकण होता है जब पहुँचता है तो वो यहाँ पे पहले अंकुरित होता है और इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया, तब वो अंकुरित होकर यहाँ पे रास्ते निर्माण करके और तब अंड कोशिका के पास पहुँचता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद वे अंकुरित होते हैं और एक पराग नली बनाते हैं और यहाँ पर जो ये एक नली के टाइप का बनेगा वो हमारा पराग नली का निर्माण करते हैं। ठीक है, आप इस फिगर को यहाँ पे ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि पराग नलिका का अंडाशय तक पहुंचना। उसके बाद ये जो पराग नलिका है धीरे धीरे कहाँ पे पहुंचती है, अंडाशय के पास पहुंचती है और अंडाणु तक पहुंच जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, और जब ये अंडाशय के पास पहुंचती है तो जो इसमें का नर युग्मक होता है वहाँ पे अंडाशय से क्या करता है, निषेचन कर लेता है। वही बात यहाँ बताया गया है कि पराग नलिका से नर युग्मक निकलता है और अंडाणु को निषेचित करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देख रहे थे। तो ये सभी प्रोसेस होते हैं निषेचन के दौरान एक पुष्पी पादप। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। चलिए देखते हैं आज का अगला पॉइंट। तो आखिर इन सारी चीजों से निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निषेचन पूर्व घटनाएं लैंगिक प्रजनन की वह प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ये घटनाएं एक जीव के निर्माण के लिए आवश्यक आधार का तैयार करती है। अच्छा सोच के देखिए, यदि निषेचन पूर्व घटनाएं यदि नहीं होती, यदि निषेचन पूर्व जितनी भी घटनाएं हैं यदि वो नहीं होती तो बेसिकली यदि जब तक
मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जब तक ईंट का निर्माण ही नहीं होगा तब तक हम घर नहीं बना सकते हैं। उसी प्रकार निषेचन के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, यदि वो चीज़ें बनेंगी ही नहीं तो निषेचन कैसे होगा? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। तो इसलिए निषेचन पूर्व घटनाएं जो है जनन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ताकि जितने भी बेसिक चीज़ें हैं उन सभी का निर्माण हो सके और जो हमारा लैंगिक जनन है वो बेसिकली हो सके और नए जीवों का उसमें निर्माण हो सके। इस प्रकार से वो जीव कंटिन्यू बना रहे, उसका अस्तित्व समाप्त ना हो। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो देखते हैं कि इन सभी टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से ऐसे रिलेवेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन। चलिए, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि निषेचन पूर्व होने वाली घटनाओं की व्याख्या करें। तो बेसिकली हम लोगों ने निषेचन पूर्व घटनाएं देख ली हैं। तो ये आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को कि युग्मक निर्माण कैसे होता है, जो आपका ये होता है किस प्रकार से वो जाते हैं, किस प्रकार से वो निषेचन करते हैं, किस प्रकार से वो अंकुरित होते हैं, इन सारी चीज़ों को आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि युग्मक जनन से आप क्या समझते हैं? युग्मक जनन क्या है? तो हम लोगों ने देख रखा है कि युग्मक जनन क्या होता है। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देख रखा है कि युग्मक जनन क्या है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को आंसर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि एक लिंगी एवं द्विलिंगी पादप या जंतु से आप क्या समझते हैं? यानी कि एक लिंगी पादप क्या होते हैं, एक लिंगी ये द्विलिंगी पादप क्या होते हैं, और एक लिंगी जंतु क्या होते हैं और द्विलिंगी जंतु क्या होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही क्लियर रूप से यहाँ पे देख रखा था कि एक लिंगी पादप क्या होते हैं और द्विलिंगी पादप क्या होते हैं, और एक लिंगी प्राणी क्या होते हैं या फिर वही जंतु क्या होते हैं, और द्विलिंगी प्राणी क्या होते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को उसमें अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज का कि परागण क्या है, इसकी विस्तृत व्याख्या करें। तो परागण में हम लोगों ने देख रखा था कि नरयुग्मक ये परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। तो आप इसको इसके आंसर में ऐड कर सकते हैं और उसके दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आज का क्लास आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।